आज अपन करेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय या करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब भी कोई करंट कैरिंग लूप, कोई एक लूप है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसको जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है। पहली बात तो ये आपके लिए जानने वाली है कि उस पर टॉर्क लगता है। फिर बात आती है कि टॉर्क अगर लगता है तो कितना लगता है। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम टॉर्क की स्टडी नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हर पॉइंट पर सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां अपन कैलकुलेट करेंगे कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है किसी भी कॉइल पर। अब वो कॉइल कैसी होगी वो भी देखेंगे, उसकी शेप क्या होगी, रेक्टेंगुलर होगी या सर्कुलर होगी। ठीक है, तो ये आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का अपन का टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले अपन ने एक करंट कैरिंग लूप ले लिया। करंट कैरिंग लूप का मतलब क्या है? एक ऐसा लूप जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो। तो मैंने पी क्यू आर एस एक लूप ले लिया, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, पी क्यू आर एस एक लूप ले लिया। इस लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और हमें कैलकुलेट करना है कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक तरीके की फोर्स ही होती है, लेकिन टॉर्क किस तरह की फोर्स होती है? जो रोटेट करती है किसी चीज को। एक तो नॉर्मल फोर्स हो गई, यानी आपने किसी को धक्का लगाया, उसमें लीनियर मोशन हुआ तो वो फोर्स हो गई। लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो कि ये पेन है, अगर मैंने फोर्स लगाई तो आगे जाएगा, फोर्स लगाई पीछे आएगा। लेकिन एक ऐसी फोर्स होती है जो पेन को इस पोजीशन पर नहीं बदलेगा, सिर्फ ऐसे घुमाएगा, देखो ऐसे घुमाएगा, तो यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। तो पहली बार टॉर्क और फोर्स से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जब फोर्स की बात आती है तो क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल देता है, यहां जाएगा यहां जाएगा। लेकिन टॉर्क क्या करता है? यहां पेन यहीं रहेगा, बस क्या करेगा, घूमता रहेगा ऐसे। तो इस तरीके की जो कपल ऑफ फोर्सेस होती है, यानी यहां पे कैसी फोर्स लग रही है? आपकी तरफ एक इधर एक इधर एक इधर, तभी तो घूम रहा है, एक इधर और एक मेरी तरफ। तो इसी को कहते हैं हम टॉर्क। तो आपको पहली बात तो टॉर्क क्लियर हो गया। अब टॉर्क लगता है, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? आप कहोगे सर आपको कैसे पता था कि ये पेन का ऊपर वाला पार्ट आपकी तरफ जाएगा और नीचे वाला पार्ट मेरी तरफ आएगा? तो वो भी बात करेंगे अभी हम। ठीक है, कि भाई डायरेक्शन क्या होगा। तो स्टार्ट कर देते हैं। पी क्यू आर एस अपन का एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, किसमें रखी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कहां है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? ये रहा भाई, ये बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ये अपन का किस तरीके से, ये अपन का जो कॉइल है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। क्या है मेरे भाई? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो देखो पहले मैं समझा देता हूं तो किस तरीके से। देखो ऐसे समझो कि ये मेरी बुक है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और ये ऐसे रखी हुई है, अभी ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, अरे कुछ नहीं यार, वो नाम है ना थिंक एंड ग्रो रिच, फिर तुम यार कमेंट वमेंट नीचे करोगे कि ये कौन सी बुक है, इसलिए थोड़ा सा बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फेस है अपन का। ठीक है, अब जो ये फेस है अपन का, इसमें क्या है देखो, अब मैंने इस तरीके से इसको रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? मेरा ऐसे जा रहा है। पहले समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है पी क्यू आर एस। अब ध्यान समझना, पी क्यू आर और एस इमेजिन करते चलना साथ के साथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हमने बीच में रख दिया इसको। ये हमारा क्या है? लूप है, करंट कैरिंग लूप है, रेक्टेंगुलर, पी क्यू आर एस। अब देखो ध्यान से समझना, मजे की बात क्या है। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? अब हमें एक चीज पता है, जब भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है या करंट कैरिंग बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर लगती है फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन किधर किधर होगा, मैग्नीट्यूड की बात बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब तो ध्यान से समझना, रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है, इसके कितनी बाउंड्री है? बाउंड्री कह लो या साइड्स कह लो, कितनी है? 4। एक ये वाली पी क्यू, अगर ये पी क्यू आर एस मान लो तो एक पी क्यू, एक क्यू आर, फिर एक आर एस और एक एस पी। ठीक है, तो पी क्यू आर है, 4 साइड है। अब ध्यान से समझना, चारों साइड में फोर्स निकालूंगा। पी क्यू का डायरेक्शन किधर है? इधर। पी क्यू का डायरेक्शन किधर है? इधर। और मैंने अभी भी बोला मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? इधर। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर सेम डायरेक्शन में हो तो याद करो फोर्स 0 होती थी। याद आया नहीं आया? एक बात बताओ, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा पी क्यू आर एस करंट फ्लो करेगा इस तरीके से, तो अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इस साइड में करंट कैसे जा रहा होगा? इधर से इधर जा रहा होगा, पी टू क्यू, और करंट भी इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर पैरेलल हो जाते तो फोर्स कितनी लगती थी? 0। यानी ऊपर वाली साइड पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, बात खत्म। ऊपर वाली साइड फ्री हो गई। अब नीचे वाली साइड पे भी नहीं लगेगी, क्योंकि पैरेलल के साथ साथ एंटी पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट था। यानी भले ही करंट नीचे वाली साइड में यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यानी इस साइड जाएगा, और आप कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, यानी दोनों एंटी पैरेलल है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगने वाला होता था करंट कैरिंग वायर पे वो 0 होता था। यानी ऊपर का फेस क्लियर, नीचे का फेस क्लियर। बोलो समझ आया हाँ कि ना? ठीक है, तो भैया ऊपर नीचे का तो फेस क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों ही पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो ये एंटी पैरेलल है, तो इन पे तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, तो सेफ हो गई। अब बात कर लेता हूं इस वाली साइड की। इस वाली साइड पे क्या कंडीशन होगी? अब याद करो, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल था। क्या था मेरे भाई? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल था। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था? पहले लेफ्ट हैंड रूल पकड़ लो। हमारी 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती थी, यानी ये वाली फिंगर 4 फिंगर, मिडिल फिंगर हमारी बताती थी करंट को, और हमारा थंब बताता था डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो इस वाली साइड की बात करते हैं। ठीक है, ये रखी हुई है बुक, आप ये करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस साइड से इस साइड। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इधर से इधर। तो डायरेक्शन पहले बना देता हूं,
ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। अब करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट, तो अब थोड़ा डायग्राम को देख लेता हूं। डायग्राम के हिसाब से चलो करंट पे मान लेता हूं कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट। कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। करंट कहां जा रहा है मेरे, ऊपर की तरफ मान लिया। अब इधर वाली साइड पे ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाली साइड पे नीचे की तरफ है, इस वाली साइड पे नीचे की तरफ है, देखो इस वाली साइड पे नीचे की तरफ है। अब ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर फिंगर होगी इस डायरेक्शन में। अब करंट को कहां रखना है, नीचे। करंट को कहां रखना है मेरे भाई, नीचे। तो भैया नीचे रख दिया। तो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब किधर, आपकी तरफ, यानी इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, बाहर की तरफ। इसीलिए देखो मैंने एक एरो बनाया है, बाहर की तरफ फोर्स, बाहर की तरफ, यानी अगर इसको मैं रेक्टेंगल मानना हूं तो बाहर की तरफ। ओके, ठीक है। यहां जीरो था, यहां जीरो था, यहां पे भैया फोर्स लग रहा है ऐसे, ये कोशिश करेगा इस कॉइल को ऐसे घुमाने की इस तरफ। अब इसकी बात कर लेता हूं, इसमें करंट कहां था, नीचे। तो नीचे जा रहा था तो ऐसे भैया फ्लो करेगा, सीधी सी बात है। तो यहां जीरो हो गया, यहां जीरो हो गया, क्योंकि पैरेलल एंटी पैरेलल थे। अब यहां पे आ गए ऊपर वाला, अब करंट जा रहा है ऊपर, क्या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बदला ना, इधर से इधर ही है। फिर से पकड़ लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट किधर है, उधर अपन की मिडिल फिंगर करनी पड़ेगी। करंट है भाई मेरा किधर, करंट मेरा है ऊपर की तरफ, लो कर दिया। अब देखो ध्यान से, करंट ऊपर की तरफ यानी मिडिल फिंगर ऊपर, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब किधर गया मेरा, अंदर की तरफ, यानी इस वाले साइड पे जो फोर्स लगेगी वो मेरी तरफ लगेगी, इस वाली साइड पे जो फोर्स लगेगी वो आपकी तरफ लगेगी। देखो बात बताओ, देखना क्या होगा, ऐसे पकड़ाऊं, लगाओ फोर्स, ये आपकी तरफ और ये मेरी तरफ, देखो घूम जाएगा ऐसे। तो इसी को अपन कहते हैं क्या, टॉर्क प्रोड्यूस होना। तो ये इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि इधर वाला फेस जैसे ही आएगा करंट का डायरेक्शन नीचे, इधर वाला फेस आएगा करंट का डायरेक्शन ऊपर। इस तरीके से यहां पर टॉर्क अपना लगता रहेगा, यानी एक फोर्स इधर लगेगी, इस वाली फेस हो, इधर कोई भी फेस हो, चाहे पी क्यू हो चाहे आर एस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां जो भी फेस होगा वो बाहर की तरफ भागेगा, इधर जो फेस होगा अंदर की तरफ भागेगा। जैसे ही एक्सचेंज हो जाएंगे, फिर से इधर वाला फेस बाहर की तरफ, इधर वाली साइड बाहर की तरफ भागेगी, इधर वाली साइड मेरी तरफ। तो इस तरीके से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि करंट कैरिंग कॉइल के अंदर टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। अब बस थ्योरी रह गई है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, ठीक है मेरे भाई। अब थ्योरी पे ध्यान दे लेते हैं। अब देखो, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर विद इट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जो उसकी एक्सिस है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब एक्सिस फील्ड के परपेंडिकुलर, ये भी थोड़ा सा पॉइंट समझ लो। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड कहां था, इस साइड से इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड कहां था, इस साइड से इस साइड। तो एक बात बताओ, इसका नॉर्मल किधर होता है, इसका नॉर्मल होगा भाई या तो इस तरफ या इस तरफ कह लो। भाई एरिया का नॉर्मल कितना होता है, बाहर की तरफ। तो एरिया का नॉर्मल बाहर की तरफ, यानी एक्सिस नॉर्मल वाली बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो बताना कितना एंगल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, नॉर्मल की एक्सिस बाहर की तरफ, नॉर्मल की एक्सिस बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, नॉर्मल की एक्सिस बाहर की तरफ। बन गया 90 डिग्री, बन गया कि नहीं बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो वही मैंने बोला थीटा यहाँ पे 90 होगा, लेकिन सिर्फ इसी केस में 90 है, जब ये मुड़ जाएगा ऐसे, जब ये मुड़ जाएगा फिर एंगल थीटा रहेगा। तो इसीलिए 90 वाली बात तो मैं बस तब समझा रहा हूं जब मेरी रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है। इस केस में मेरा मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल, इसके बीच में एंगल 90 है, लेकिन जैसे ही मेरा ये कॉइल इधर बदला हल्का सा, तो मेरा नॉर्मल चला गया इस तरफ और मेरा मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी इस तरफ। तो भैया एंगल चेंज होगा, ठीक है। तो वही हम बात करेंगे अब यहाँ पे। तो हमसे बोला गया है कि पहले तो एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यानी बिल्कुल ऐसे कॉइल रखी हुई है, यानी सामने, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। डायग्राम बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ये बी से डिनोट किया है मैंने, और इसकी साइड जो है वो ए है, एक साइड बी है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स अंदर की तरफ लगी है, कैसे लगी है वो अभी भी समझा दिया भाई। ये वाली साइड है, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी फोर्स गई इस पे अंदर की तरफ। इस वाले फेस की बात अभी भी मैंने समझाई थी, करंट जा रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी वही है, बी यहां से यहां जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी वही है। करंट किधर हो गया, करंट हो गया भाई नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अब भी वही है, करंट हो गया नीचे, फोर्स हो गई आपकी तरफ। तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा ये बाहर आएगा, ये अंदर जाएगा ये बाहर आएगा, यानी ये अंदर ये बाहर, ये अंदर ये बाहर। क्लियर है भाई, तो वही समझाया हुआ है। क्लियर है कि नहीं यहां तक, ठीक है। एक छोटी सी बात और समझ लो, देखो ये वाला तो हो गया आपका टॉप व्यू, यानी जब आप सामने से देख रहे थे। एक होता है, सॉरी, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, जो कि आप सामने से देख रहे थे। अब बात कर लेता हूं टॉप व्यू की। अगर ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, एक बात बताओ, ऐसे समझो ये है, ये आपका हो गया टॉप व्यू, आप सामने से देख रहे हो। ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगा, लो ऐसे देखो, ऐसे देखो, तो ऊपर से क्या दिख रहा है, सिर्फ ये लाइन दिख रही है भाई, बुक कहां दिखेगी, समझ रहे हो ना। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को मतलब समझो, फ्रंट व्यू मतलब सामने देख रहे हो, टॉप व्यू मतलब सिर्फ ऊपर से देख रहे हो। अब जब किसी चीज को ऊपर से देखोगे तो क्या होगा, ना तो ये दिख रहा मुझे और ना ये दिख रहा मुझे, बस दिखेगा ये। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया टॉप व्यू। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, अगर टॉप व्यू बनाना होगा तो टॉप व्यू तो मेरे को इतना दिख रहा है भाई कि एक ये बुक है जो कि मोटी सी है, बस टॉप व्यू तो मेरा ऊपर से ऐसा है। हाँ, फ्रंट व्यू की बात करोगे तो पूरा आएगा। तो सेम इसके साथ है, जब ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, बस पी क्यू कुछ इस तरीके का दिखेगा भाई। ऊपर से तो एक लाइन ही दिखेगी, तो बना दी मैंने, ऊपर से एक लाइन दिखेगी। लेकिन अब ये वाली लाइन थीटा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा। किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कौन, नॉर्मल। अब ध्यान से समझना, इसका नॉर्मल है ये, इसका नॉर्मल मतलब कैसे नॉर्मल, ये ध्यान से समझो। अब ये वाली थी, अब ये बुक जो थी हमारी कॉइल जो थी, ये ऐसे ना करके अब क्या हो गई, हल्की सी टिल्ट हो गई, मान लो अभी ऐसे हो गई, ठीक है, ऐसे हो गई। तो अब एक बात बताओ, इसका नॉर्मल किधर हो गया, इस तरफ। नॉर्मल कैसा हो गया, इस तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ।
मैग्नेटिक फील्ड तो अभी वही है जो था, लेकिन इसका जब देखो अभी नॉर्मल आपकी तरफ है, चेंज करूंगा नॉर्मल इस तरफ, चेंज करूंगा नॉर्मल इस तरफ, चेंज करूंगा नॉर्मल इस तरफ, तो कहानी समझ में आ रही है ना कैसे नॉर्मल चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप इसको रख लो नॉर्मल अब इस तरफ, अब नॉर्मल इस तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, इसी तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई चेंज है ही नहीं। तो जो नॉर्मल किसका, रेक्टेंगुलर कॉइल का, जो रेक्टेंगुलर कॉइल का नॉर्मल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसके बीच में एंगल है थीटा। तो वही बना दिया कि भाई इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। तुम कहो ये ए कहां से आ गया, मैंने बताया था ये वाली साइड है ए, जो पी क्यू साइड है वो क्या है ए। अब एक बात बताओ, ऊपर से देखोगे तो आपको ये वाली साइड तो दिखेगी, क्यू आर तो दिख ही नहीं रही भाई, क्यू आर तो दिखेगी नहीं, ऊपर से देख रहे हो तो ये वाली साइड दिखेगी, तो ये साइड क्या है ए, तो इसीलिए लिख दिया ए। किसी को कोई दिक्कत। और जो फोर्स वाली बात थी तो देखो इस पर फोर्स लग रही थी किधर, पीछे की तरफ, इस पे आगे की तरफ, तो वो मैंने बना दी एक फोर्स उधर की तरफ, एक फोर्स नीचे तरफ, यानी ये रोटेट करना शुरू कर दिया, कहते हैं क्लॉकवाइज। बात क्लियर है, आगे बढ़ू। अब देखो ध्यान आएगी बात समझना, अगर ये थीटा है और ये ए है, ठीक है, अगर मैं यहां से इस जगह तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूं किसी के बीच का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ध्यान समझना। ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, मुझे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा, यहां से एक लाइन बनाऊंगा 90 डिग्री। भाई अगर इन दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एक 90 डिग्री लाइन बनानी पड़ेगी, बना ली, यानी ये एंगल हो गया 90। अब ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है भाई, वो तो थीटा दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि एक नॉर्मल है और एक अपन का क्या है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल थीटा था। अब एक बात बताओ, अगर ये ट्राइंगल है तो साइन थीटा लगा सकता हूं मैं इसमें, भाई ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है अपनी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूं, क्या करना चाहूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाम देता हूं ए बी। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, मान लो साइन थीटा लगा दिया, क्या लगा दिया, साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है, पी अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। अब इस ट्रायंगल में देखो पी कौन है, पी है हमारा ये साइन थीटा में, पी कौन है, पी कौन अपन का, पी होता है हमारा एंगल के सामने वाला, एच क्या होता है हमारा 90 डिग्री के सामने वाला। भाई ये तो मैं बेसिक्स मान के चलूं, आपको आते होंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर आप हाइपोटेनियस, बेस और पी को तो पहचान ही सकते हो। हालांकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस को पहचानना ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है, उसको क्लियर कर लो, पी और बी को चेंज कर लो, इतनी बड़ा इशू नहीं आता। तो एक बात और 90 सामने हाइपोटेनियस होती है, यानी ए हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है भाई, ए पुट हो जाएगा एच की जगह पे, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू ऊपर आएगा पी। अब पी कौन है, ए बी, क्योंकि ये तो कैलकुलेट ही करना है, परपेंडिकुलर तो कैलकुलेट ही करना है ना, तो इससे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं पी, इसे इरेज कर देता हूं। अब मैंने पी को तो ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि पी मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो तो मुझे कैलकुलेट करना ही है। अब बात करता हूं हाइपोटेनियस की, हाइपोटेनियस कितना मेरा ए, तो जैसे मैंने ए पुट किया, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि डिवाइड में तो मल्टीप्लाई होगा, तो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का क्या आ गया मेरा पी, और पी मेरा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस वाले पॉइंट से और इस पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए साइन थीटा है। यहां तक सारी बात बिल्कुल क्लियर हो गई, किसी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझे बता देना मेरे भाई, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया हमें, जो फोर्स लग रही है उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया ए साइन थीटा। अब आपके मन में आएगा कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला ही क्यों, तो याद कर लो टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जितनी ये कह रहे हो ना तुम, ये टॉर्क लग रही है, तो टॉर्क तो तभी निकाल पाओगे जब आपको क्या पता हो, ये फोर्स पता हो और इनके बीच का जो ये दोनों फोर्स है ना, कपल ऑफ फोर्स है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो। तो बात समझ आ गई, तो इसीलिए कैलकुलेट करना जरूरी था भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो पता चल गया ए साइन थीटा। यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नोट करना हो नोट कर लो, थोड़ा साइड में हो जा रहा हूं, ठीक है, नोट कर लिया। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया, आगे बढ़े हैं। अब यही पता टॉर्क लग रही थी और कहां लग रही थी, यही पता डायरेक्शन ऐसे लग रही थी, यानी इस वाली साइड अंदर की तरफ, इस पे बाहर की तरफ, यानी ऐसे घूम रही थी कोई चीज, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करूंगा मैं, ध्यान से समझना, टाउ। तो अब लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, उस कॉइल के अंदर हमने मान लिया आई करंट फ्लो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। जो उसकी साइड थी वो ए और बी थी, पी क्यू आर एस की। भाई ये पी क्यू आर एस जो था उसकी कुछ साइड तो मानोगे, तो क्या था हमारा पी क्यू आर एस, कहां से था, हाँ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस जब मानोगे तो कुछ तो साइड बोलोगे, तो ए और बी मान ली, ए और बी मान ली, ठीक है। अब आगे ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, जो ये कॉइल है इसका ए एरिया हो गया। एरिया अगर ये रेक्टेंगल शेप है तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एरिया हो जाएगा अपन का ए इक्वल टू ए इनटू बी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि एरिया को ए कह लो या लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ है मान लो ए तो ब्रेथ है अपन की बी, बहुत बढ़िया, ए और बी मल्टीप्लाई। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मैंने पहले बोला था डायरेक्शन, वो थीटा क्या है, थीटा एक एंगल था किस किसके बीच में, नॉर्मल और किसके प्लेन ऑफ द पेपर के बीच में, या फिर कह लो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में था उसकी तरफ, क्योंकि प्लेन जो था हमारा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड PS and QR are equal, opposite and collinear along the axis of the loop, so their resultant is zero। यानी जो PQ और RS पे लगने वाली फोर्स थी वो तो जीरो हो गई थी, यानी ये उड़ गया था PQ ऊपर वाला, RS उड़ गया था नीचे वाला, इन दोनों की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इनकी इन पर जो लगने वाली फोर्स थी उससे तो अपन को कोई भी इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा था। अपन को था भाई इस वाली फोर्स अंदर की तरफ और ये वाली फोर्स बाहर की तरफ, तभी तो अपन का क्या प्रोड्यूस हो रहा था, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, ओके। The side PQ experience a normal inward force equal to IBB, while the side RS experience an equal normal outward force। यानी ये कह रहे हैं कि जो साइड PQ है, जो साइड PQ है, PQ नहीं साइड PS, PS और कौन सी RS, PS और RS, यहाँ पे PS और QR करता हूं, ठीक है। द साइड PS और साइड QR, साइड
क्यू आर, ठीक है। द साइड पी एस एक्सपीरियंस द नॉर्मल इनवर्ट फोर्स, जो साइड पी एस है ये वाली वो नॉर्मल इनवर्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, और जो साइड अपन की क्यू आर है यानी कि ये वाली वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, आउटवर्ड की तरफ। तो ये इनवर्ट ये आउटवर्ड। अब इन्होंने फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता था याद करो, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर, अब भाई जो ये पी एस साइड है ये तो करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो फोर्स कितना होता था याद करो, फोर्स हमारा होता था आई एल बी। क्या होता था आई एल बी, याद है कि नहीं, फोर्स इक्वल टू होता था अपन का आई एल बी, ठीक है। अब फोर्स आई एल बी होता था, आई करंट हो गया, एल क्या होता है लेंथ। अब एक बात बताओ इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ हमारी बी है, क्योंकि भाई उधर वाली लेंथ को ए माना है, इसको बी माना है, तो एल की जगह बी लिख दिया और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां पर आई बी बी में जो आई है वो करंट को बता रहा है, जो स्मॉल बी है वो साइड बता रहा है, या कह सकते हो लेंथ ऑफ द कंडक्टर बता रहा है, या कह लो पीएस की लेंथ बता रहा है, और जो हमारा कैपिटल बी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। यानी कि आपको फोर्स पता चल गई कि कितनी फोर्स लग रही है किस पर, पी एस साइड पे और क्यू आर साइड पे। पी एस साइड पर और क्यू आर साइड पर इक्वल फोर्स लग रही है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। एक पे फोर्स लग रही है आउटवर्ड, एक पे लग रही है इनवर्ड, ठीक है। और कितना मैग्नीट्यूड है आई एल बी, या फिर बोलो आई बी बी, क्योंकि यहां पे जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, वो बी दी हुई है, इसलिए आई बी कैपिटल बी। यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सारी बातें, ठीक है। ये जो पी क्यू लिख गया था वो गलती से लिख गया था, क्योंकि पी क्यू वाली साइड ये है, पी क्यू पे फोर्स नहीं लग रही है आई बी बी, फोर्स लग रही है पी एस पे, तो इसलिए मैं पी क्यू को उठा के पी एस कर दिया। एक्सपीरियंस इज द नॉर्मल इनवर्ड फोर्स इक्वल टू आई बी बी वाइल द साइड आर एस। अब आर एस कौन सी साइड थी, ये वाली, भाई इस पर तो लगी नहीं रही, क्यू आर, तो आर एस की जगह क्या हो गया क्यू आर। तो क्यू आर एक्सपीरियंस एंड इक्वल नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स, यानी यहाँ पे पी क्यू की पी एस कर लो और इसको क्यू आर कर लो। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है सारी बातें, नोट करना नोट कर लेना। दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल विच एक्सर्ट अ टॉर्क गिवन बाय, यानी ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और वो टॉर्क कितना होगा वो कैलकुलेट करने वाले हम, ठीक है। नोट करना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब देखो टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब याद आ गया मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों निकाला था, भाई जो मैंने ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था वो कितना निकाला था, मैंने ये बोला था ए है, और ये मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था। तो अब याद आ गया क्यों निकाला था, क्योंकि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी मान लो F1, और एक फोर्स लग रही थी नीचे तरफ F2, क्योंकि मुझे पता था जब मैं टॉर्क निकालूंगा तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला अभी भी पता चल गया, फोर्स कितनी लग रही है इस पे आई बी बी, कितनी लग रही है आई बी बी, क्योंकि जितना करंट फ्लो कर रहा है, और बी इज द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल एंड कैपिटल बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि वो कॉइल रखी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने टाउ इक्वल टू लगाया तो क्या बन गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स मुझे पता था आई बी बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी हमने निकाला था ए साइन थीटा, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया आई बी ए साइन थीटा। क्या मिल गया, आई बी ए साइन थीटा। अब आप कहोगे स्मॉल बी कहां गया, ध्यान से समझना, यहां साइड से बता देता हूं। जो मेरा स्मॉल बी है और जो मेरा स्मॉल ए है वो क्या थी, साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, और मैंने पहले बता दिया था बी इंटू ए, बी इंटू ए यानी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा एरिया। तो क्या मैं बी इंटू ए की जगह ए लिख सकता हूं, इसलिए स्मॉल बी और स्मॉल ए दोनों को मर्ज करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके कैपिटल ए को लाया गया है। यानी फॉर्मूला बन गया टाउ इक्वल्स टू आई बी ए साइन थीटा, यानी आई करंट फ्लो कर रहा है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, और साइन थीटा एंगल हो गया किस किस के बीच में, बी इसके बीच में, बी और आई और बी के बीच में, ठीक है। करंट एलिमेंट जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बीच में एंगल। यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़ूं। इफ द रेक्टेंगुलर लूप हैज एन टर्न, अब एक और पॉइंट आ गया भाई, ये वाली बात तो हो रही है कि एक कॉइल है, एक कॉइल है, उसकी एक साइड है, उसकी एक साइड है, एक साइड है, एक साइड है, लेकिन मान लो एक कॉइल ना होकर नंबर ऑफ कॉइल जुड़ी हुई है उसके साथ, बहुत सारी हैं बहुत सारी, तो क्या करना पड़ेगा, एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नया फॉर्मूला बन गया टाउ कितना हो जाएगा, एक कॉइल के लिए जितना है मल्टीप्लाई बाई जितनी कॉइल है, दो है तो दो से मल्टीप्लाई, तीन है तो तीन से मल्टीप्लाई, चार है तो चार से मल्टीप्लाई, यानी एन आई बी ए साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला अपन का किसके लिए हो गया, जब अपन की नंबर ऑफ कॉइल एक से ज्यादा है, तो टाउ इक्वल्स टू एन आई बी ए, यानी एन नंबर ऑफ कॉइल और आई बी ए तो वही है, आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए उस एरिया कॉइल का एरिया है। यहां तक बिल्कुल सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम जानते हैं कि एन आई ए अपना डायपोल मूवमेंट होता है, एन आई ए जो होता है हमारा, यानी एन तो स्किल लगा दिया, हालांकि नंबर ऑफ कॉइल के लिए डायपोल मूवमेंट फॉर्मूला क्या होता था याद करो, एम इक्वल्स टू आई इंटू ए, याद आया, एम इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो एम इक्वल्स टू आई इंटू ए में कह सकता हूं टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, कह सकता हूं टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आई इंटू ए मेरा किसके इक्वल है, मेरा एम के, तो आई इंटू ए की मैंने एम लिख दिया, बी को बी लिख दिया, साइन थीटा जेटी लिख दिया। अब एक बात हो, एम बी साइन थीटा, एम एक फिजिकल क्वांटिटी है, बी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और पीछे लग रहा है साइन थीटा, कैसा बन गया ए बी साइन थीटा, यानी एम बी साइन थीटा क्या लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी, मींस कि इन वेक्टर फॉर्म टाउ वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रॉस बी वेक्टर जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे आपको पता चल जाएगा कि उस सर्कुलर बोल रहा हूं, उस रेक्टेंगुलर कॉइल पर कितना टॉर्क लग रहा है। बिल्कुल बात क्लियर है। आगे, द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क टाउ इज सच दैट द रोटेट लूप क्लॉकवाइज अबाउट द एक्सिस ऑफ द सस्पेंशन। कैसे वो करेगा, रोटेट क्लॉकवाइज, वो तो भी हमने देख ही लिया था कि कैसे कर रहा था, ये आपकी तरफ था, ये मेरी तरफ था,
कैसे? क्लॉकवाइज। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो उसके बाद आगे अब कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। यानी ये वाली बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जब भी रेक्टेंगुलर कॉइल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, और ये भी क्लियर हो गया उस पर टॉर्क कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा लगेगा। यानी उसका डाइपोल मूवमेंट कितना है, एक तो वो देखना पड़ेगा यानी कि एम, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया यानी कि कैपिटल बी, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है वो देखना पड़ेगा। तो जैसे आप एम बी साइन थीटा करोगे सॉल्व, आपको पता चल जाएगा कि उस रेक्टेंगुलर कॉइल पर लगने वाला टॉर्क कितना है या वहां पर प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क कितना है। बात क्लियर है? अब स्पेशल केसेस पे आ जाते हैं कि मान लो जो अपन ने किया टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, इसके अंदर मान लो थीटा जीरो हो जाए, थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या होगा? अब देखो अगर थीटा जीरो हो गया तो टाउ जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो हमारा क्या होता है, जीरो, और जीरो इनटू समथिंग भाई जीरो। तो अपन का टॉर्क मिनिमम होगा व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अपन का प्लेन ऑफ लूप जो है वो कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा या जीरो होगा। वो कैसा होगा ध्यान से समझो। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड कहां था, इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और आपका जो नॉर्मल है वो भी इसी तरफ है, क्योंकि भाई इधर है फेस, इधर फेस या इधर फेस, तो आपका नॉर्मल भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, तो आपके नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में थीटा क्या हो गया, जीरो। तो अगर ऐसा केस है तो इस पर लगने वाली टॉर्क मिनिमम होगी और बल्कि जीरो होगी, यानी ये वाला केस। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा व्हेन थीटा इज 90। अब थीटा 90 कब होगा, इसे मोड़ दो। अब रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे रखूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड अब भी इस साइड है, लेकिन आपका जो एरिया वेक्टर है, जो ये नॉर्मल है वो आपकी तरफ है, तो नॉर्मल इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। इस केस में इस पे लगने वाला सबसे ज्यादा टॉर्क होगा, इस केस में इस पे लगने वाला सबसे ज्यादा टॉर्क होगा कब, जब थीटा अपन का 90 हो गया। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 टाउ इक्वल्स टू NIBA। टाउ इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे भाई, NIBA, दैट इज द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दस टाउ मैक्सिमम NIBA। जो मैक्सिमम टाउ लगेगा वो कितना लगेगा, NIBA लगेगा। ये केस कब है, जब हमारा पैरेलल है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ये वाला केस हमारा ये प्लेन है और प्लेन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और हमारा फेस किधर है, वो भी पैरेलल है। बिल्कुल यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई बहुत अच्छे से, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? अगर कोई भी डाउट रह गया हो, आपको कोई सजेशन देना हो, आपको कोई फीडबैक देना हो, या लग रहा हो सर ये वाला टॉपिक करा दो या न्यूमेरिकल करा दो, भाई मोस्ट वेलकम है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उस पर जितना जल्दी पॉसिबल होगा वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।